फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटीईटी उर्दू से मुतालिक दो सबक को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी तरह से उर्दू के सारे सबक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से हम लोग पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तरफ रुजू होंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो से फायदा लें। फ्रेंड्स, अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के संपर्क कांटेक्ट राब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सबक को देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग उर्दू हिंदी वर्ड्स को समझेंगे कि उर्दू और हिंदी वर्ड्स क्या है। फ्रेंड्स, एक तरफ आपको उर्दू दिया गया है और दूसरी तरफ आपको हिंदी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उर्दू हिंदी वर्ड्स को समझते हैं। आमोदिश, आमोदिश को हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। आमोदिश को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम को उर्दू में क्या कहते हैं? आमोदिश कहते हैं। तरसील, तरसील को हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तरसील को हिंदी में संप्रेषण, संप्रेषण को हिंदी में क्या कहते हैं? तरसील कहते हैं। इक्तसाब या तहसील, इक्तसाब या तहसील को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। इक्तसाब या तहसील को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्जन। अर्जन को उर्दू में क्या कहते हैं? इक्तसाब या तहसील। तदरीस, तदरीस को हिंदी में कहा जाता है शिक्षण या अध्यापन। शिक्षण या अध्यापन को उर्दू में क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। इल्म तदरीस, इल्म तदरीस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। फ्रेंड, शिक्षण शास्त्र को उर्दू में क्या कहते हैं? इल्म तदरीस कहते हैं। तिफल मरकूज, तिफल मरकूज को हिंदी में क्या कहते हैं? बाल केंद्रित विधियां। क्या? बाल केंद्रित विधियां। बाल केंद्रित विधियों को क्या कहते हैं उर्दू में? तिफल मरकूज कहते हैं। क्या कहते हैं? तिफल मरकूज। माहिर लिसानियात, माहिर लिसानियात को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाषा विशेषज्ञ। क्या कहा जाता है? भाषा विशेषज्ञ। इर्तका, इर्तका को हिंदी में क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास। विकास को उर्दू में क्या कहते हैं? इर्तका। इल्म लिसानियात, इल्म लिसानियात को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान को उर्दू में क्या कहते हैं? इल्म लिसानियात कहते हैं। इशारों की जबान, इशारों की जबान को हिंदी में क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा को उर्दू में क्या कहते हैं? इशारों की जबान। अलामतों की जबान, अलामतों की जबान को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतीकों की भाषा। क्या कहते हैं? प्रतीकों की भाषा। आवाजों की जबान, आवाजों की जबान को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनियों की भाषा। क्या कहते हैं? ध्वनियों की भाषा। सामाजिक तामुलात, सामाजिक तामुलात को हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक संपर्क। क्या कहते हैं? सामाजिक संपर्क। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने उर्दू हिंदी वर्ड्स को समझे। अब समझते हैं जबान क्या है, जबान के बारे में समझते हैं। जबान बोलियों का मजमुआ का नाम है। जबान जो है फ्रेंड्स, बोलियों के मजमुआ का नाम है। जबान का मुताला क्या कहलाता है? इल्म लिसानियात कहलाता है। फ्रेंड्स, जबान का जो मुताला कहलाता है इल्म लिसानियात कहलाता है। जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात व तजर्बात को लफ्जों के साँचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम जबान है। फ्रेंड्स, हम अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात, तजर्बात को लफ्जों के साँचे में ढालकर बोलते हैं। बोलने का जो तरीका हमारा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जबान कहते हैं। जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात की तरसील का वसीला है, यानी जरिया है। फ्रेंड्स, जबान क्या है? इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात की तरसील का क्या है? वसीला है। जबान समाजी तामुलात का नतीजा है। क्या है फ्रेंड्स? जबान जो है समाजी तामुलात का क्या है? नतीजा है। जबान क्या है? समाजी तामुलात का एक नतीजा है। जबान का मुताला क्या कहलाता है? इल्म लिसानियात कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जबान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है।
زبان کی پیدائش کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں. کیا فرینڈس؟ زبان کے پیدائش کے متعلق جو ہے مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں. وہ کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق زبان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی و جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا سکتا ہے. ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق جو ہے فرینڈس زبان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی و جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام دیا گیا ہے جن میں زیادہ تر قوت جو ہے یعنی زیادہ تر قوت طاقت جو ہے گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان آسان طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور جب چاہے اپنے ارادے سے ان سب کو دہرا سکتا ہے. سید احتشام حسین نے ہندوستانی خاکہ میں لکھا ہے یہ بتانا تو مشکل ہے کہ زبان کسے کہتے ہیں. کچھ سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعہ کا نام ہے جسے انسان اپنے خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے. فرینڈس سید احتشام حسین جو ہندوستانی خاکہ میں لکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زبان بتانا مشکل ہے کہ زبان کسے کہا جاتا ہے لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جسے انسان اپنے خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے. اب سمجھتے ہیں پروفیسر گوپی چند نارنگ کیا بتا رہے ہیں. پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق زبان آوازوں اور لفظوں کا مجموعہ کیا ہے. زبان جو ہے آوازوں اور لفظوں کا کیا ہے مجموعہ ہے. ان کے نزدیک زبان بامعنی آوازوں اور لفظوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے خیالات و احساسات اور جذبات کو ضرورت کے مطابق دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بامعنی یا لغوی نہیں ہو پاتا ہے. فرینڈس پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق جو ہے زبان آوازوں اور لفظوں کا مجموعہ ہے. ان کے نزدیک جو ہے زبان بامعنی آوازوں اور لفظوں کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنے خیالات و احساسات اور جذبات کو ضرورت کے مطابق دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بامعنی یا لغوی نہیں ہو پاتا ہے. زبان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اس پر مختلف ماہرین لسانیات کے اپنے اپنے نظریے ہیں. اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. مگر ایک بات صاف ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے زبان سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا ہے. فرینڈس ایک بچہ جو ہے اپنے ماں کے پیٹ سے زبان سیکھ کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے میں رہ کر زبان سیکھتا ہے. اسی طرح ابتدائی انسانوں بھی زبان سیکھی ہوگی. زبان ہمیشہ حالات، وقت اور جگہ کے مطابق کیا تبدیل ہوتی رہتی ہے. زبان کے مندرجہ ذیل دو صورتیں ہیں. فرینڈس اسی طرح سے زبان جو ہے ابتدائی انسانوں نے بھی سیکھی ہوگی. زبان ہمیشہ جو ہے حالات، وقت اور جگہ کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے. زبان کی جو مندرجہ ذیل صورتیں ہیں دو صورتیں وہ دیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ظاہری صورت اور معنوی صورت. ظاہری صورت اور معنوی صورت کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. ظاہری صورت الفاظ کا استعمال، خوبصورت تراکیب، لفظ و نثر وغیرہ ہے. یہ سب کیا ہے ظاہری صورت ہے. فرینڈس لفظ یا الفاظ کا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، خوبصورت تراکیب، لفظ و نثر وغیرہ جو ہے یہ سب ظاہری صورت ہے. معنوی صورت کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. اس میں الفاظ کی معنی خوبیاں بیان کی جاتی ہے. کس میں؟ معنوی صورت میں جو ہے الفاظ کی معنی خوبیاں بیان کی جاتی ہے. چونکہ زبان جذبات، خیالات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے. زبان کی کیفیت کم و بیش انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے مگر انسانوں میں یہ شے بالکل مختلف انداز میں پائی جاتی ہے. چونکہ زبان کے دو مفہوم ہیں، پہلا آواز اور دوسرا اشارہ. انسان میں زبان کی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہے جبکہ جانور صرف آواز کا استعمال کرتے ہیں. فرینڈس زبان جو ہے جذبات، خیالات، احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے. زبان کی کیفیت جو ہے کم و بیش انسان اور حیوان کیا دونوں میں پائی جاتی ہے مگر انسانوں میں یہ شے جو ہے بالکل مختلف انداز میں پائی جاتی ہے. چونکہ زبان کے دو مفہوم ہے، پہلا آواز اور دوسرا اشارہ.
इंसान में जो है जबान की ये दोनों किस्में कौन, आवाज और इशारा जो है ये दोनों किस्में पाई जाती है, लेकिन जानवर सिर्फ आवाजों का ही इस्तेमाल उपयोग प्रयोग यूज करते हैं। जबान की 3 किस्में हैं, इनके बारे में समझते हैं। इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान। सबसे पहले हम लोग इशारों की जबान के बारे में समझेंगे कि इशारों की जबान क्या है। जब हम अपने जिस्म के अज़ा के हरकत के जरिए अपने एहसासात व जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं। ये मरहला जबान की नशोनुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल जमाना कदीम से होता आ रहा है। माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की जबान आवाजों की जबान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। आमतौर पर इशारों की जबान 3 तरह की होती है। फ्रेंड्स, इशारों की जो जबान है, जब हम अपने जिस्म के अज़ा के हरकत के जरिए अपने एहसासात व जज्बात और ख्यालात को दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं। ये मरहला जबान की नशोनुमा यानी मरहला जो है पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल जो है जमाना कदीम से होता आ रहा है। माहिर लिसानियात का जो मानना है इशारों की जबान आवाजों की जबान से क्या, इशारों की जो जबान है आवाजों की जबान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। आमतौर पर इशारों की जबान 3 तरह की होती है, बसरी, समात, लम्स। अब समझते हैं बसरी, समात, लम्स क्या है। बसरी जिसे हम आंखों से देखते हैं जैसे चेहरा, आंख वगैरह, हाथ वगैरह। समात किसे कहते हैं, यानी इशारों की जबान जिन्हें हम सुनते हैं जैसे हॉर्न बजाना, दस्तक देना वगैरह वगैरह। लम्स किसे कहा जाता है, यानी छूकर इशारा करना। लम्स किसे कहते हैं, छूकर इशारा करना जैसे चुटकी काटना, हाथ दबाना, कोहनी मारना वगैरह वगैरह। अब समझते हैं कि आवाजों की जबान क्या है उसके बारे में। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाजों को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है। जबान सीखना एक इक्तसाबी अमल है। जबान सीखना क्या है फ्रेंड्स, एक इक्तसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वो कोई ना कोई जबान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाजों की नकल करके आवाजों को दोहराकर जबान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। फ्रेंड्स, आवाजों की जबान जो है इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज को सुनकर उसके माना को समझता है और सीखता है। जबान सीखना क्या है, एक इक्तिसाबी अमल है यानी अर्जन अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से बच्चा का साबिका पड़ता है वो लोग जो है कोई ना कोई जबान जरूर बोलते होंगे। बच्चा उन्हीं आवाजों को की नकल करके आवाजों को दोहराने के लिए सीखता है, जबान सीखता है और धीरे धीरे उस पर क्या करता है, वो महारत हासिल कर लेता है। अब समझते हैं कि अलामतों की जबान क्या है इसके बारे में। किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वह लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीर शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक उन अलामत को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी जबान आवाजों के बगैर अधूरी है। फ्रेंड्स, अलामतों की जो जबान है किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वह लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है, यानी रिटन लिखित रूप की शक्ल ले लेता है। तहरीर शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है। क्या है, मुस्तकिल रूप है, लेकिन जब तक इन अलामत को पुकारा ना जाए या बेजान हो जाता है, यानी जब तक उस अलामत लिखित रूप को पुकारा ना जाए तो वो क्या है, बेजान है। इस तरह तहरीरी जबान आवाजों के बगैर क्या है, अधूरी है। तहरीरी जो जबान है इस तरह से अधूरी हो जाती है। आज समझते हैं बोली क्या है। बोली जबान की इब्तदाई शक्ल में होती है। बोली जो है फ्रेंड्स जबान की इब्तदाई शक्ल में होती है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है उसके तलफ़ुज़, लहजे और ज़ख़ीरा अल्फाज में तब्दीली आने लगती है। आम लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मखसूस जोग्राफियाई हदूद में बगैर असूल व कवायद के अवामी जरिया इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबान ही बाली कहलाती है। इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटे बड़े सभी
बिला झिझक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बोली का दायरा महदूद होता है, माहौल, इलाका और तमद्दुन की तब्दीली से बोली भी बदलती रहती है। फ्रेंड्स, बोली जो है जबान की इब्तदाई शक्ल मानी जाती है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है उसके तलफ़्फ़ुज़, लहजा और ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वर्ड्स का जो ज़ख़ीरा है उसमें तब्दीली आने लगती है। आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि मख़सूस जोग्राफियाई हदूद में बगैर किसी कवायद, विदाउट ग्रामर के यानी बगैर किसी असूल व कवायद अवामी जरिए इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबान ही क्या है, बाली कहलाती है। बाली किसे कहते हैं? बगैर असूल व कवायद के अवामी जरिया इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबान को ही बाली कहते हैं। इसमें जो है पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटे बड़े सभी बिला झिझक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बोली का जो दायरा महदूद होता है, माहौल, इलाका और तमद्दुन की तब्दीली से बोली भी क्या है, बदलती रहती है। आज सबक नंबर 2 को देखते हैं फ्रेंड्स। अंदाजा कद्र के अकसाम को देखते हैं कि अंदाजा कद्र के अकसाम क्या है, मूल्यांकन के क्या रूप हैं। तश्कीली अंदाजा कद्र, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन और इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तश्कीली अंदाजा कद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। तकमीली अंदाजा कद्र, तकमीली अंदाजा कद्र को हिंदी में क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, समेटिव इवोल्यूशन। तशखीसी अंदाजा कद्र, तशखीसी अंदाजा कद्र को हिंदी में क्या कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, समझते हैं कि तश्कीली अंदाजा कद्र, तकमीली अंदाजा कद्र, तशखीसी अंदाजा कद्र क्या होता है। सबसे पहले हम लोग तश्कीली अंदाजा कद्र के बारे में बात करेंगे, यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। निर्माणात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। इसमें मुअल्लिम को दौरान तदरीस तालिब इल्म की जांच करना होता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा। किसमें फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन में जो है मुअल्लिम को दौरान तदरीस यानी क्लास देते वक्त तालिब इल्म को इस बात की जांच करना होता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है। किसके जरिए, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन के जरिए जो है उसके माध्यम से एक उस्ताद को इस बात की जांच करना होता है कि तालिब इल्म ने दौरान तदरीस किस तरह कितना सीखा है। अब समझते हैं तकमीली अंदाजा कद्र क्या होता है। तकमीली अंदाजा कद्र, जिसे हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन और इंग्लिश में समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं, तकमीली अंदाजा कद्र के बारे में समझते हैं। यह जांच निसाब के मुकम्मल हो जाने के बाद होता है। इसमें मुअल्लिम को यह अंदाजा लगता है कि तालिब इल्म ने सबक से कितना सीखा। किसमें फ्रेंड्स, समेटिव इवोल्यूशन, योगात्मक मूल्यांकन, तकमीली अंदाजा कद्र में जो है एक मुअल्लिम जो है निसाब के मुकम्मल हो जाने के बाद ये अंदाजा लगाता है, मूल्यांकन करता है कि तालिब इल्म ने जिस सबक को मुकम्मल किया है उस सबक से कितना हासिल किया। अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं ये अमूमी दर्जा बंदी का इम्तिहान होता है। ये सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की सतह की तस्दीक करता है। इसका मकसद तलबा की जानकारी और उनकी याददाश्त की आजमाइश या जांच से है। तशखीसी जांच के बारे में समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और हिंदी में कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशखीसी जांच कहलाता है। तशखीसी जांच तालिब इल्म की आमोजिश के शोबों में ताकत और कमजोरी की तफसीली तस्वीर फराहम करता है। फ्रेंड्स, तशखीसी जांच जो है तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशखीसी जांच यानी डायग्नोस्ट करना कहलाता है। तशखीसी जांच जो है तालिब इल्म की आमोजिश के शोबों में ताकत और कमजोरी की तफसीली तस्वीर फराहम करते हैं। पैमाइश के 4 नमूने हैं, उसके बारे में समझते हैं कि पैमाइश के 4 नमूने क्या है। आमोजिश का अंदाजा कद्र, अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जिसे इंग्लिश में कहते
कहते हैं? आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र, अधिगम के लिए मूल्यांकन, असिस्मेंट फॉर लर्निंग। क्या? असिस्मेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश में कहते हैं। अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। क्या? अधिगम के रूप में मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं असिस्मेंट एज लर्निंग। आमोजिश में अंदाजा कद्र, अधिगम में मूल्यांकन, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं असिस्मेंट इन लर्निंग। अब समझते हैं कि आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र, आमोजिश का अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश, आमोजिश में अंदाजा कद्र क्या है? आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र के बारे में समझते हैं। सीखने के लिए किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें तलबा का किरदार अहम होता है, मुअल्लिम का ताउन और रहनुमाई भी मतलूब होती है। किसमें फ्रेंड्स? आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र में जो है, सीखने के लिए किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें मुअल्लिम जो है, इसमें तलबा का किरदार अहम होता है और मुअल्लिम ताउन और रहनुमाई का भी मतलूब है। साबिका मालूमात, बच्चों की साबिका मालूमात का जांचना। क्या? बच्चों की साबिका मालूमात का जांचना, दाखिला इम्तिहान, ला सलाहियत का जानना, तदरीसी तरीका का इंतखाब, मश्क करना, ये सब किसके अंदर आता है? आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र के अंतर्गत आता है। अब समझते हैं आमोजिश का अंदाजा कद्र क्या है, इसके बारे में। सीखने के बाद किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें अहम किरदार मुअल्लिम का होता है। किसी भी काम के इंतखाब पर किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। एक मुतय्यना मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है। सालाना इम्तिहान, तदरीसी अमल में आमोजिश की गलतियों की जानकारी, अंदाजा कद्र, ग्रेड और नंबर, किसके जरिए फ्रेंड्स? आमोजिश का अंदाजा कद्र के जरिए जो है इन सबको किया जाता है। अब समझते हैं आमोजिश में अंदाजा कद्र क्या है। तदरीस के दौरान ही अंदाजा कद्र को आमोजिश में अंदाजा कद्र कहा जाता है। किसके दौरान? तदरीस क्लास के दौरान ही अंदाजा कद्र को आमोजिश में अंदाजा कद्र कहा जाता है। अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश किसे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जब बच्चा खुद से खुद का अंदाजा कद्र यानी मूल्यांकन करता है, खुद से खुद का मूल्यांकन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 सबक को कवर किए। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी तरह से सबक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। मैं उन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर करें वीडियो में, जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। आप फ्रेंड्स केएनई एकेडमी टेलीग्राम चैनल में भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।